नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये यूपी ट्रिपल एस सी PYQ श्रृंखला की 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है। और हम इसके तहत 2015 से लेके 2025, अभी 26 भी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हैं वो सारे कवर किए जा रहे हैं। और ये जो क्लास है हमारी यूपी ट्रिपल एस सी सभी एग्जामों की PYQ को कवर करती है। ठीक है, फिर चाहे पैट हो, वीडियो हो, ROAR हो, CTET हो, BEd हो, पॉलिट कांस्टेबल की हो, तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये एग्ज़ाम पैट के थ्रू नहीं होते, वो भी शामिल किए गए हैं इसके अंदर। और साथ ही आपकी यूपी PCS की जो 2026 की प्री परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये मिसलेनियस क्लास है, यानी कि जो अभी तक हमारे प्रश्न छूटे हुए थे प्राचीन भारत के PYQs के, वो इसको कवर करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना कोई समय खराब किए। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपका अपना चैनल है, प्लीज़ मदद कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है आपका, 6वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ए अंग, बी मगध, सी वैशाली और डी वज्जी। और ये जो प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की परीक्षा का है 2023 की, उसमें आया था प्रथम पाली में। और से उत्तर क्या है इसका? मगध, बी मगध। मगध क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसे गिरिवज्जी भी कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र बन गई, जो पटना कहलाती है। इसी शक्ति का मूल कारण क्या था? अयस्क, लौह अयस्क और गंगा की घाटी की उर्वरता। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था? जंगल थे जहाँ से हाथी मिल गए थे, और लोहे की खदानें थी, जिसने मगध को बहुत शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मगध के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद, ए चंपा, बी वैशाली, डी काशी और सी काशी और डी मथुरा। तो सूरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी डी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी डी मथुरा थी और भगवान कृष्ण का संबंध इसी महाजनपद से था। चंपा की राजधानी अंग थी, वैशाली की वज्जी संघ थी। और इसको याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बार बार पूछ जाता है, आप याद कर लीजिएगा, मुझे पता आपको याद हो जाएगी। मथुरा, सूरसेन, चंपा, अंग, वैशाली, वज्जी। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजन पदों का उल्लेख है? तो आप नोट कर लीजिए, 16 महाजन पद है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक परीक्षा 21 अगस्त 2022 को हुई थी। और ये तो प्रश्न यूपी PCS ने भी पूछा है, UPSC ने भी पूछा है, सभी पूछते रहते हैं इसको। तो 16 से उत्तर इसका। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दो नाम याद रखिएगा कि इन्हीं दो नामों में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है हमें। बताया गया अभी षोडश महाजन पदों की चर्चा मिलती है। षोडश मतलब 16 होता है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजन पदों का उल्लेख है, लेकिन मुख्यतः 16 ही माने जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि 16 वाला प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार कुल कितने महाजन पद थे, तो आपको 22 बताना होगा वहाँ पे। ठीक, अब अगला प्रश्न, चरक संहिता का संबंध किससे है? ए गणित, बी वास्तुकला, सी चिकित्सा और डी राजनीति। और ये पैट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपका। तो सही उत्तर क्या है? चरक संहिता का संबंध किससे? चिकित्सा से है। चरक संहिता आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि चरक थे, जो कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश भी कहा जाता है, चरक चिकित्सा। ठीक है, सी फॉर चरक, सी फॉर क्योर, यानी चिकित्सा। तो ये बड़ी ही अच्छे से आपको समझा रखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसमें व्याकरण और शब्दार्थ की बात की गई है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, ए महर्षि पतंजलि, बी कालिदास, श्री शंकराचार्य सी और डी कल्याण। तो सबसे सही उत्तर इसका ए महर्षि पतंजलि। देखिए, यहाँ संदर्भ पतंजलि के महाभाष्य का है। ठीक है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका है। मूलतः निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि हैं, परंतु आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों में पतंजलि को ही सही माना गया था। पतंजलि की बात की जाए तो शुंग वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये जो व्याख्या है बहुत अच्छी से देखिए, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना, ठीक है, जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुराना और मौजूदा ग्रंथ कहा जाता है, रचना कही जाती है? ए वल्लुपथ, बी तोलकाप्यम, सी शिल्पाधिकारम और डी मणिमेखल है। तो सही उत्तर क्या है? बी आपका तोलकाप्यम सही उत्तर है इसका। अगर व्याख्या की बात की जाए तो तोलकाप्यम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता तोलकाप्य थे, और
तो से तमिल तासे तोल काप्यम, आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक दे रखी है यहाँ पे याद करने के लिए, प्लीज नोट कीजिएगा। ये सारा पैट परीक्षा का प्रश्न दोनों ही जो आपने देखे हैं अभी तक। आपका अगला प्रश्न है वो आपके शास्त्रीय साहित्य और नाटक पर संबंधित है। ठीक, बहुत प्यारी फोटो है दोनों ही। आगे चलते हैं। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई? पंचतंत्र की कथा किस द्वारा लिखी? प्रश्न आपका ए तुलसीदास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि और डी वेद व्यास। ये प्रश्न आपका पैट 2022 का है। तो आपको पता है पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने। तो देखिए व्याख्या में पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए की थी। ठीक, स्मरण रखें पंचतंत्र में जानवरों की कहानियों के माध्यम से नीति शिक्षा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और प्रश्न आपका कई जगह पूछा जा चुका है इसको। अगला प्रश्न है शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मृच्छकटिकम किस प्रकार का साहित्य अगर पूछा जाए तो ए टीका, बी निबंध, सी नाटक, डी कविता। तो सही उत्तर क्या है इसका? सी नाटक। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी होता है इसका मतलब। ठीक, संस्कृत साहित्य का एक यथार्थवादी नाटक है। इसमें एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। नोट कर लीजिएगा यह नाटक राजमहल की जगह आम नागरिकों के जीवन पर आधारित है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले की जो रचनाएं थी ज्यादा करके राजमहलों पर आधारित होती थी, आम नागरिक पर कम होती थी, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये केवल आपका यूपी ट्रिपल एससी नहीं कवर हो रहा, विश्वास कीजिए यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं कवर हो रहा, आपका ये यूपी पीसीएस का भी कोई देना चाहे तो इसको पढ़ के दे सकता है। बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीतिसार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया था? ए कामंदक, बी वीरसेन, सी विष्णुगुप्त, डी श्रीहर्ष। ये पैट 23 का प्रश्न है। तो सही उत्तर इसका है कि नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। नीतिसार गुप्त काल की में कब लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई थी। ये कामंदक द्वारा रचित राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है ये? राजनीतिक ग्रंथ है ये। इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सार समरी माना जाता है। ट्रिक काम करने के लिए नीति चाहिए। कामंदक नीतिसार याद रखना, ये आपके लिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। देखिए इस प्रकार प्रश्न पहले भी आपको बताया जा चुका है। ए सुश्रुत, बी कश्यप, सी चरक और डी पतंजलि। तो सही उत्तर क्या है इसका? चरक कनिष्क यानी कुषाण वंश के राजवैद्य थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की। स्मरण रखें शुद्ध शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। शुद्ध क्या माने जाते हैं? शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, जबकि चरक काय चिकित्सा मेडिसिन के भाई जनक माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों में अंतर जो बताया गया है ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। शुद्ध सर्जरी के शल्य चिकित्सा के और जो चरक थे वो काय चिकित्सा यानी मेडिसिन के। आजकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको पता होगा। अगला प्रश्न आपका है वो ये है कि भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ए अजंता की गुफाएं, बी उदयगिरी की गुफाएं, सी मेहरगढ़ और डी भीमबेटका। तो सही उत्तर इसका है नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में अपनी प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल तक के चित्र मिलते हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अजंता की चित्रकारी ऐतिहासिक काल की, जबकि भीमबेटका की आदि मानव काल की। ये जो आपका ये फैक्ट है ना, ये आपको अंतर स्पष्ट कर रहा है। जो अजंता की चित्रकारी के ऐतिहासिक काल की, जिसका इतिहास हमें ज्ञात है, लिखित इतिहास, और भीमबेटका के आदि मानव काल की। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया? ए मध्य पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो सही उत्तर क्या है? तांबे का पहली बार जो उपयोग किया वो ताम्रपाषाण काल में किया गया। और व्याख्या करें तो मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु उपयोग करी वो कॉपर थी, तांबा थी। जिस काल में पत्थर और तांबे दोनों के औजार बनाए गए, उपयोग किया गया उसे ताम्रपाषाण। देखिए इसमें ताम्र यानी तांबा और पाषाण पत्थर दोनों का उपयोग किया गया था। कैलकोलिथिक एज भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा है ये, देखिए शिक्षा के प्राचीन केंद्रों की बात की गई इसमें। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला आपको पता होगा। ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चीनाब, सी चीनाब और रावी, डी रावी और व्यास। आपका सही उत्तर है सिंधु और झेलम, यानी कि तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और चाणक्य यहीं के आचार्य थे। जो हम चाणक्य के बारे में पढ़ते रहते हैं वो यहीं के क्या थे? आचार्य थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में स्थित
किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? मतलब कौन सा प्राचीन भारत का जो विश्वविद्यालय था आज यूनेस्को में शामिल है? तो ए विक्रमशिला, बी नालंदा महाविहार, सी वल्लभी और डी BHU। ये यूपी SSC वीडियो का 2023 का प्रश्न है और आपका सही उत्तर है बी नालंदा। नालंदा महाविहार या नालंदा जो बिहार में स्थित है को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी और स्मरण रखें कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करनी है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उन्होंने अश्वमेध बलिदान किया यानी कि यज्ञ करवाया था। तो ये कौन सा वंश था? ए कणव वंश, सी और बी दास वंश गुलाम वंश, सी चोल वंश और डी शुंग वंश। तो सबको पता होना चाहिए पुष्यमित्र शुंग जो थे वो आपके नाम में ही आ रहा है। अगर पूरा नाम किसी को पता है पुष्यमित्र का तो शुंग वंश के थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग उनका पूरा नाम था उनका। ठीक है, अब व्याख्या देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पतंजलि इनके दरबारी कवि थे और पतंजलि ने ही इसका अश्वमेध यज्ञ भी करवाया दोनों। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? 709 AD औरंगजेब की मृत्यु, ए बी 622 AD मुस्लिम युग, सी 78 AD शक संवत, डी 261 BC कलिंग युद्ध। तो आपको पता होना चाहिए 709 AD औरंगजेब की मृत्यु गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 707 ईस्वी में हुई थी। तो और हिजरी संवत 622 ईस्वी का है, शक संवत 78 ईस्वी का है और कलिंग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इस स्टार से परे कभी पूछ जा सकते हैं आपसे। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया? आपको बताना है टॉमसमुरो, ठीक है, टॉमसरो, फाहियान और हेनसांग किस क्रम में भारत आए, यानी कौन पहले आया। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करूँ, मैं आपको पहले खुद ही बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। और फाहियान कब आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे आया था। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। कब आया था? हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के समय पे आया था ये। और टॉमसरो क्या था? कि जहांगीर के समय में आया था। आपको देखो एक तो इसमें कंफर्म होना चाहिए था जहांगीर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर पे आएगा, है ना, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है जहांगीर के समय में। ठीक है, देखिए याद रखने की ट्रिक बता सकते हो उसमें FAHT, ठीक, यानी कि आपका सही उत्तर क्या है? बी 2 3 1। ठीक, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ऐसे प्रश्न आजकल यूपी SSC ही नहीं यूपी PCC भी बहुत पूछ रहा है, यूपी PSC भी पूछ रहा है। अगला आपका प्रश्न है गुफाएं और स्थापत्य से निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। आपको पता होना चाहिए कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। व्याख्या कीजिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि जो अब नाम क्या है संभाजी नगर में है, ये जिले में स्थित है। अजंता बौद्ध धर्म गुप्त काल से संबंधित है। एलोरा हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। एलोरा में तीनों आते हैं और एलोरा का निर्माण मुख्यतः करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। ए ओडिशा महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। पैट किसका क्वेश्चन आपके? तो सही उत्तर क्या है? खजुराहो मूर्ति कला है मध्य प्रदेश में है और सही उत्तर हो गया आपका सी। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। स्मरण रखिए कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि खजुराहो में क्या है? कंदरिया महादेव है। और यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत युग्म है? खजुराहो चोलवंश, ए लिंगराज सोमवंशी, बी है आपका हम्पी विजयनगर और डी है हजारा स्तंभ काकतीय। तो खजुराहो का निर्माण चोल राजवंश ने करवाया था। ठीक, ये गलत है। अब हम बात करते हैं खजुराहो का संबंध चंदेलों से। अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं और ना कि चोल राजवंश से। चोल राजवंश दक्षिण भारत इन तंजावुर के भव्य मंदिरों जैसे बृहदेश्वर के लिए जाना जाता है। आप ये मंदिर अंतर में देख सकते हैं दोनों में कि कैसा होता था। ठीक, दक्षिण में बड़े विशाल गोपुरम होते थे, ठीक है,
आगे में जो अलग बात करेंगे ये संस्कृति वाली वीडियो में अपनी। थोड़ा सा रिपीट कर लें, सारा रिवाइज कर लें, क्योंकि देखिए रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। प्राचीनतम ग्रंथ है, यह विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है 1500। हम यहाँ ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, किसकी? ऋग्वेद की। और 1500 लेके 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र और सूर्य यानी सावित्री को समर्पित है। सोम देवता 9वें मंडल में है, सोम को समर्पित है। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त 10वें मंडल में स्थित है। पहली बार 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख इसी में मिलता है। नदियों में सबसे पवित्र सरस्वती, और परंतु सबसे अधिक बार जिसका उल्लेख हुआ है सिंधु नदी थी। गंगा का केवल 1 बार उल्लेख हुआ है और उसमें यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि जो ऋग वैदिक काल था उस समय तक ये जो आपके वैदिक सभ्यता थी वो गंगा घाटी की तरफ बढ़ रही थी, पर पूरी तरह नहीं आई थी, इसलिए इसका महत्व कम था नदी का उस समय। बाद में इसका महत्व बढ़ता चला जाता है। पुरोहित की बात की जाए, ऋग्वेद पाठ करने वाले पुरोहित को होता कहते हैं। और ये जो आपके पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत और निरंतरता ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। हमारा अगला विषय होगा मध्यकालीन भारत और मुगल साम्राज्य। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको रिवाइज करते रहें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। आप विश्वास कीजिए, हम आपको PYQ के माध्यम से वो सब प्रश्न करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जो हम व्याख्या करते हैं उसमें अन्य चीज़ें भी शामिल करते हैं। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।